हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं ओमवीर सिंह आपको मैथ का ट्यूटोरियल यहाँ समझाता रहूँगा। इसमें मैं आपको 8th 9th 10th 11th 12th और आगे की जो कोर्सों में मैथ्स यूज होते हैं, बीसीए बीबीए बीटेक वगैरह वगैरह, जो भी आपके कॉम्पिटिशन लेवल के भी एग्जाम्स होते हैं, उनके लेवल से भी जो मैथ्स होते हैं, रीजनिंग हुई, एप्टीट्यूड हुई, मैं ये सब चीज आपको सोल्व कराऊंगा यहाँ पर, है ना। एक के बाद एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहें और प्लीज चैनल पे अगर आप नए हैं और आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर जरूर जाएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आगे मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संख्याएं। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा संख्याएं। तो संख्याएं क्या होती हैं, कैसे इसको समझेंगे एक बार हम। आइए, तो संख्याओं में सबसे पहला नंबर जो होता है वो होता है हमारा डिजिट, यानी 0 से लेके 9 तक। यानी मैं बात करता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 0 से लेके 9 तक के जो नंबर्स होते हैं इन्हें बोलते हैं हम डिजिट, यानी अंक बोलते हैं। सिंगल डिजिट को क्या बोलेंगे हम, अंक बोलेंगे, ठीक है ना। यानी इकाई के अंक को हम अंक कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं संख्याओं की। अब संख्याएं कैसे होती हैं, संख्याएं होती हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक नंबर्स को जब हम एक साथ मिला देंगे तो उसे बोलेंगे हम संख्याएं। जैसे दो या दो से अधिक अंक मिलकर क्या बनाते हैं, संख्याएं बनाते हैं, ठीक है। संख्याएं कितनी होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक तो वास्तविक संख्या होती है, एक होती है काल्पनिक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं कैसी होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती है जैसे मैंने कहा 3√5 √10 या √9 या 81, ये होगी मेरी वास्तविक संख्या होगी मेरी, ठीक है। अब काल्पनिक संख्या की बात करें तो काल्पनिक संख्या होती है मेरी माइनस वाले, जैसे -5 कर देता हूं मैं, -10 कर देता हूं, इस तरह की जो होती है ये होती है मेरी काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं भी हमारी दो प्रकार की होती हैं, आगे देखेंगे हम। वास्तविक संख्याएं दो तरह की होती हैं, एक दशमलव वाली संख्याएं, एक बिना दशमलव वाली संख्याएं। यानी एक के अंदर पॉइंट होता है और एक के अंदर पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। तो पहले बिना दशमलव वाली देख लेते हैं। तो बिना दशमलव वाली क्या होती है, एक तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो भी नंबर आप सोच सकते हैं पॉजिटिवली, वो आपका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, ठीक है। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो से डिवाइड होती है, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, यानी ये नंबर क्या होती हैं, ये हमारी सम संख्याएं होती हैं, ठीक है। विषम संख्याएं कौन सी होती है, विषम संख्याएं वो होती हैं जो हमारी दो से ना भाज कटती हो, यानी दो से ना डिवाइड होती हूं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 18 17 19, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो होती है हमारी विषम संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं को होती हैं, पूर्णांक संख्याएं हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को मिलाकर हमारी कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। अब भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, भाज्य संख्याएं होती है जो किसी से कट सकती हो। जो किसी से ना कट सकते उन्हें भाज्य बोलेंगे, जो किसी से कट सकती हो उन्हें हमें भाज्य बोलेंगे। अब भाज्य जैसे 4 2 से कट जाएगा, 4 है ना, 6 2 से भी कट जाएगा, 6 3 से भी कट जाएगा, 8 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो किसी न किसी से विभाजित हो सकती हैं उन्हें बोलेंगे हम भाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं किन्हें बोलेंगे, जो किसी से विभाजित ना होती हो। जैसे 1 3 5 7 11 सिर्फ अपने आप से डिवाइड होंगी ये, यानी 3 3 से कट सकता है, बाकी किसी से नहीं कटेगा, यानी जो अपने आप से कट सकता है उसे बोलेंगे हम भाज्य संख्याएं, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं, अब सॉरी पूर्ण संख्याएं वो होते हैं जो कंप्लीट हो, यानी नेगेटिव ना होकर सिर्फ पॉजिटिव की जो होती हैं, यानी हम एक तरह से प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या बोल सकते हैं, हम पूर्ण संख्याएं भी कह सकते हैं, यानी पॉइंटों की संख्या ना हो इसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दशमलव वाली संख्याएं की। तो दशमलव वाली संख्याएं कैसी होती हैं, ये भी हमारी दो तरह की होती है, एक शांत दशमलव संख्या है, एक अशांत दशमलव संख्या है। तो शांत दशमलव संख्याएं कैसी होती हैं, जो पॉइंट के कुछ दूर चलने के बाद रुक जाए, पॉइंट के कुछ दूर चलने के बाद रुक जाए। जैसे 3.5 कट गया कंप्लीट तो रुक गया, यहाँ पे 1.246 कोई डिवाइड किया मैंने और उसमें 1.246 आया और 6 के बाद वो कंप्लीट खत्म हो गई संख्या। ऐसे ही तो वो अंक संख्याएं जो हमारी कंप्लीटली डिवाइड होने के बाद कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाती हैं, तो उसे बोलते हैं शांत दशमलव संख्याएं, ठीक है।
तो ऐसी होती है मेरी अशांत दशमलव संख्या। तो अशांत दशमलव संख्या वो होती हैं जो डिवाइड होने के बाद जिसमें बार बार रिपीट होता रहे कुछ ना कुछ। जैसे मैंने कहा कि 100 को मैंने 3 से डिवाइड किया, ये कहीं खत्म नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं चलता रहेगा। तो ऐसे नंबर्स को जो किसी ना किसी से डिवाइड होने के बाद जिसकी प्रकृति समाप्ति ना हो, जिसका कंटिन्यू कुछ ना कुछ आता रहेगा, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं अशांत। ठीक है ना, वो अशांत है, वो चलता रहेगा, वो कहीं ना कहीं रुकेगा ही नहीं, तो ऐसे को बोलेंगे अशांत। अब अशांत में हमारी 2 तरह की होती हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। ठीक है ना, अशांत आवर्ती क्या होती है, जिसमें बार बार कोई नंबर बार बार रिपीट होता रहे। जैसे मैंने कहा कि इसके बाद मैंने कहा 3 आता रहेगा, तो ऐसे को बोलेंगे हम आवर्ती, यानी शांत आवर्ती। ठीक है ना, जैसे आप देखिए 3.3333 आता रहेगा, 1.97979797 बार बार 97 ही आता रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, अब अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर इन्हें हम प्रेमेय संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है ना, बाकी सबको अप्रिमेय बोलते हैं, लेकिन इसे हम प्रेमेय संख्याएं भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए 1.0, 0 के बाद 1 आया, फिर 2 0 के बाद 1 आया, यानी सेम रिपीट नहीं हुआ ना ये सेम रिपीट हुआ। ऐसे ही अगर मैं इसमें देखूं तो ये न ये कोई एक दूसरे से रिपीट नहीं हुए ना, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती। ठीक है ना, आई होप कि ये जो नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू। दोस्तों पहला एग्जांपल है मेरा कि संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। यानी मुझे क्या करना है कि जैसे 4 की पावर n को दिया हुआ है, क्या इसके फैक्टर है, यानी इसके 2 अभाज्य गुणनखंड 5 और 2 है। अगर ये आ जाते हैं तो इट मींस कि ये मेरा एक शून्य पर समाप्त होने वाला जिसमें प्राप्त मुझे हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। कैसे, हल में देखिए, इसने दिया 4 की पावर n, यानी मैं इसे लिखता हूं तो 2 की पावर n, या मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2n लिख सकता हूं। इट मींस चूंकि 4 की पावर n का एक अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 है, 2 है, अतः 4 की पावर n को 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यानी इसके रूप में तो लिखा ही जा सकता है क्योंकि इसका खाली एक ही गुणनखंड है 2। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम, इसीलिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है। अगर ये रेशो आ जाता मेरा तो हम कह सकते थे कि ऐसी कोई एक संख्या है जो शून्य पर समाप्त हो सकती है, लेकिन यहां पर ये रेशो नहीं आया। ये उसका जो 2 अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। ये लैंग्वेज ध्यान से रखेगा दोस्तों, तभी आप ऐसा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम में काफी टाइम ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखें दोस्तों। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो उदाहरण है दोस्तों हमारा संख्या 6 और 20, यानी 2 नंबर मुझे दिए हुए हैं, एक 6 नंबर दिया हुआ है, एक 20 नंबर दिया हुआ है, के अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी कि क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उस विधि से
HCF और LCM ज्ञात करना है मुझे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 6 के गुणनखंड कर लेता हूं। तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 3 जा 6, या इससे और भी पीरियड कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हम। ऐसे ही 20 क्या कहते हैं? 2 2 जा 4 4 5 जा 20, ठीक है। ये इसके गुणनखंड हो गए। या एक तरीका और है हमारे पास गुणनखंड करने का, ये तो मेथड हमारे पास फोर्थ मेथड है, ठीक है। हम अगर थोड़ा सा इजी यानी तरीके से सोल्व करना चाहें कि हमें समझ में नहीं आता और हमें फिर भी सोल्व करना है, तो सर कैसे करें इनको? अगर हमें नहीं पता चलेगा तो कैसे करें? जैसे 6 दिया हुआ है, सबसे छोटा नंबर देखो ये कितने से ब्रेक हो सकता है, यानी कितने से ये टूट सकता है, कट सकता है। 2 से कट जाएगा ये। चलिए सबसे छोटा नंबर 2 ही है, 2 से कट जाएगा। 2 3 जा कितने टाइम? 3 टाइम। जितने टाइम कटेगा वो नीचे लिख देंगे। फिर 3 कितने से ब्रेक कटेगा? 3 से कटेगा, तो 3 1 जा 3। तो 2 गुणनखंड है इसके, 2 और 3, ठीक है। ऐसे ही 20, अगर मैं 20 को देखूं तो 20 कितने से कटेगा? 2 से कट जाएगा। सबसे छोटा नंबर हमारा 2 होता है, 2 से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। नहीं कटेगा 3 से काटेंगे, 4 से, 5 से, 6 से, एक के बाद एक के बाद ऐसे बढ़ते चले जाएंगे हम, ठीक है। तो पहले 2 से कटेगा तो कितना आया? 2 1 जा और 2 0 ऐसे आ जाएगा। 2 5 जा और 5 1 जा, तो कितना? 1 2 और 5, 2 2 और 5 ऐसे आ गया, ठीक है। अब इसने क्या निकाला मुझे? उसने कहा कि एक HCF निकालिए और एक LCM निकालिए। यानी HCF जब निकालेंगे तो जो सबसे छोटी घात के होंगे, यानी दोनों में सबसे छोटी पावर का जो होगा, सबसे छोटी घात जो होगी जिनकी, हम उसे लिखेंगे। और जब LCM लिखेंगे तो LCM में जो सबसे बड़ी घात होगी हम उसे लिखेंगे। एक देख लेते हैं किस तरह से। सबसे पहले मैं HCF, ठीक है। अब देखिए 2 कितनी बार है यहाँ पे? 1 बार। यहां पर कितनी बार है? 2 बार। तो कम से कम कितनी बार है? 1 बार। तो 1 बार का लिखूंगा मैं, ठीक है। चलिए 3 कितनी बार है? 1 बार। इसमें है? नहीं है, तो छोड़ देंगे हम इसे। फिर खत्म हो गए तो इस नंबर पर आ जाइए। इसमें भी कुछ बचा हुआ, 5 बचा हुआ है, तो 5 को देखेंगे। 5 कितनी बार है? 1 बार। इसमें नहीं है, इसका मतलब इसे भी छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो कितना है इसका HCF? 2। अब LCM निकाल लीजिए। तो LCM के लिए अब हम ज्यादा से ज्यादा टाइम कर लेंगे। कैसे? अब देखिए दोनों में 2 कितनी बार है? 1 बार। और 2 कितनी बार है? 2 बार। तो हम ज्यादा से ज्यादा बार का लेंगे नहीं, 2 बार का ले लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे क्या है? 3 कितनी बार है? 1 बार। और इसमें नहीं है। अगर नहीं है तब भी लेंगे, अगर 1 बार का तो 1 बार का ही लेंगे, चाहे 1 बार किसी में भी मिल जाए हमें, ठीक है। तो 3 बार 3 ले लिया, ये खत्म हो गया। ये नंबर पा दिए। कितना बचा इसमें? 5। 5 1 बार है, इसमें नहीं है, फिर भी 5 लेंगे हम, ठीक है। तो कितना आया? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो इसका LCM कितना आया? 60 आया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को, यानी इनके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इसको सोल्व करेंगे। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए चैनल को, ठीक है दोस्तों। और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। तीसरा एग्जांपल है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? इसका HCF निकालना है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या निकालना है? और फिर इनका LCM भी ज्ञात कीजिए। और फिर मुझे क्या निकालना है? LCM निकालना है। चलिए कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले 96 कितने से टूट जाएगा? कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। 2 4 जा 8, कितना बचा? 1। कितना हो गया? 16। 2 8 जा 16। फिर 2 से काटिए। 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 1 जा और 2 2 जा, 2 3 जा नहीं, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, यानी 1 2 3 4 5, 5 बार 2 हैं। यानी मैं लिखूं तो यहाँ पे 96 इक्वल टू 1 2 3 4 और 5, 5 बार 2 हैं और 1 बार 3 है, ठीक है। चलिए इसके बाद है मेरे पास दूसरा नंबर 404। चलिए मैं 404 को कर लेता हूं। तो 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 0 ऐसे आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा और 2 1 जा, ठीक है। और 1 1 जा यानी 101
1 जा, ठीक है। यानी 2 बार 2 आया, यानी क्या आया, यानी 404 इक्वल टू 2 बार था 2 और 1 बार था 101, ठीक है, यही थे। चलिए अब पहले क्या निकालना मुझे, पहले निकालना है इसका HCF। तो HCF किस किसका, 96 और इसका। तो देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार है, 1 और 1 2, तो कम से कम कितनी बार है, 2 बार है। तो कम से कम 2 बार का है तो 2 बार कर लूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर क्या है इसके बाद, 3 कितनी बार है, 1 बार, इसमें नहीं है, छोड़ देंगे, ठीक है। ये खत्म हो गया, इसका देखते हैं। 2 तो मेरा आ गया था, अब 101 की बात करते हैं। तो 101 कितनी बार है, 1 बार, और इसमें नहीं है तो इसे भी छोड़ देंगे। तो कितना आया इसका HCF, 2 2 जा 4, 4 क्या है इसका HCF। अब मैं एक फॉर्मूला ऑलरेडी पहले से जानता हूं दोस्तों, क्या है फॉर्मूला, क्या है, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम मल्टीप्लाई HCF। यह फॉर्मूला है मेरा, यानी पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम के और HCF के, ठीक है। चलिए अब इसके बेसिस पे मैं क्वेश्चन को सोल्व करूं। अब इसने मुझसे सेकंड टाइम पूछा है कि एलसीएम भी ज्ञात कीजिए, तो एलसीएम मैं इस विधि से ज्ञात नहीं करूंगा, मैं इस विधि से निकलवाने को बोला उसने मुझसे कि जब आपके पास दोनों नंबर हो और HCF हो तो एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो मैं इसी फॉर्मूले के बेसिस पे यहां पे सोल्व करता हूं। तो पहली संख्या मेरे पास क्या है, 96, दूसरी संख्या क्या है मेरे पास, 404, एलसीएम क्या है मेरे पास, निकालना है, ठीक है। HCF क्या है मेरे पास, HCF निकला मुझे 4, ठीक है। मैंने एलसीएम को यहीं पे रखा और 4 को क्या किया, इसके डिवाइड में लिया, यानी मैंने क्या, एलसीएम इक्वल टू 96 404 डिवाइड बाई 4, ठीक है। यानी इससे इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 101, यानी 101 आ जाएगा। तो क्या बचेगा, 96 और 101। जब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 96 96, तो ये क्या जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये विधि आपको समझ में आई हो कि ये फॉर्मूले से हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सेम मैंने पहले भी आपको कराया है, तो कैसे, अब तक हमने 2 नंबर के निकाले थे, अब हम 3 नंबर के निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 6 के गुणनखंड कर लेता हूं। तो 6 की क्या आएंगे, 2 3 जा और 3 1 जा, यानी 2 और 3 आए, आगे क्या है 72। तो 72 के निकाल लेता हूं, कितने से कटेगा ये, 2 से, 2 3 जा 6, कितना हो गया 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 8 जा, 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, यानी 1 2 3, 3 बार 2 2 और 1 और 1 2 बार 3, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 100, यानी 120। अब 120 को डिवाइड कर लेता हूं, 2 6 जा 2 3 जा 2 15 जा 3 5 जा और 5 1 जा, इस तरह से ये कट जाएंगे, ठीक है। तो कितना है 2 3 टाइम 3 1 टाइम और 5 1 टाइम, ये आ गया। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, पहले मैं निकालूंगा HCF। चलिए तो HCF किसका, 6 72 और 120, ठीक है, इसका निकालूंगा। तो देखिए HCF के लिए मैं क्या करता हूं, जो कम से कम टाइम होगा, 2 एक बार है, 3 बार है और 3 बार, तो कम से कम कितनी बार है, 1 बार, तो 1 बार कर लूंगा यानी 2 आ गया। 3 कितनी बार है, 1 बार,
2 बार, 1 बार, तो कम से कम कितनी बार है? 1 बार, तो मैं 1 बार कर लूंगा। तो 2 3 जा 6, जो एचसीएफ आया वो कितना है? 6 आया। चलिए एलसीएम ले लेता हूं मैं। अब एलसीएम के लिए चलिए 2 कितनी बार है? 1 बार। कितनी बार है? 3 टाइम। कितने टाइम है? 3 टाइम। यानी यहां पे 1 बार है, 3 बार है और 3 बार, ज्यादा ज्यादा कितनी बार है? 3 बार। तो मैं यहां पे सॉरी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 बार का लीजिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम का लेते हैं इसमें, ठीक है। 3 कितनी बार है? 1 बार। कितनी बार है? 2 बार। कितनी बार है? 1 बार। तो ज्यादा ज्यादा कितनी बार है? 2 बार, ठीक है। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया। अब इसमें देख लेते हैं 5 बचा हुआ है। तो 5 कितनी बार है? 1 बार, बाकी में नहीं है, फिर भी लेंगे हम, ठीक है। एटलीस्ट 1 टाइम का तो लेंगे फिर भी, है ना। चलिए 2 टाइम होता, 3 टाइम होता, 4 टाइम होता, 5 टाइम का ही लेते, जितनी बार होता है उतनी बार का लेते। यहां होता है ना होता कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, ठीक है। चलिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 और 5, 8 9 जा 72 मल्टीप्लाई 5, 72 5 जा 360। तो इसका एचसीएफ जो आया वो 6 आया और एलसीएम जो आया 360 आया, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि क्या ये मेथड आपको समझ में आया। थैंक यू दोस्तों। आज हम सोल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी मुझे इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं एक एक के। तो दोस्तों मुझे एक कमेंट भी आया, एक बच्चे ने कमेंट किया मुझे और बोला कि सर अगर आप डेली 4 से 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कराएं, यानी 4 से 5 क्वेश्चन ही आप सोल्व कराएं, ताकि हम खुद उन्हें करके फिर एक बार देख लें। तो मैंने भी विचार किया यार ये बात ठीक है, हम अगर डेली 4-5 क्वेश्चन ही करते हैं तो बच्चा भी आराम से सोल्व कर लेगा, बर्डन नहीं लगेगा उनको, ठीक है। तो इसलिए हम डेली 5 क्वेश्चन का हमारा टारगेट रहेगा। हर रोज हम सिर्फ 5 ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसमें इवन एग्जाम्पल हो या क्वेश्चन हो एक्सरसाइज के, तो जो भी होगा हम सिर्फ 5 ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन इसको सोल्व करते हैं। पहला पार्ट क्या दिया है? 140 यानी 140। अब 140 के मुझे क्या करने हैं? मुझे टुकड़े करने हैं, यानी मुझे इसको तोड़ना है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। कैसे? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 40, 0 ऐसे आ जाएगा। 2 3 जा 6, 1 आया 10 हो गया, 2 5 जा 10, फिर 5 से हो जाएगा ये, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? 140 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो ये क्या होगी? ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? 156। अब ये किससे ब्रेक होगा? तो ये भी हम पहले 2 से करके देखेंगे। तो 2 1 नहीं कटेगा, 15 हो गया। तो 2 7 जा 14, 1 बचा 16 हो गया, और 2 8 जा 16। फिर 2 से काट के देखेंगे, 2 3 जा 6, 1 बचा 18 हो गया, तो 2 9 जा 18। फिर 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, फिर आ जाएगा 13 से, ठीक है। 13 1 जा 13। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? 156 इक्वल टू, यानी 156 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन और ये वाला, यानी ये दोनों पार्ट, पार्ट 3 और पार्ट 5, ये आपको सोल्व करने हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इसका क्या क्या आंसर आए, और गुणनखंड जो इसके अभाज्य रहेंगे वो सब आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो मुझे सोल्व करके नहीं दिखाना, मुझे सिर्फ ये एक्सरसाइज बतानी है कि इसके अभाज्य गुणनखंड
किस तरह से होंगे। तो इसके भी और इसके भी मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है। अपने आप सोल्व करेंगे दोस्तों, कोशिश करेंगे करने की भी, ठीक है। चलिए इसको मैं करा देता हूं, इसको मैं 5 से कर देता हूं। 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, फिर 1001 बचा, तो 1001 1 जा, ये 1 टाइम चल जाएगा क्योंकि ये किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, इसके वाज्य गुणनखंड, मैंने कहा इसके वाज्य गुणनखंड जो आएंगे वो आएंगे आपके 5 मल्टीप्लाई 1001 यानी 1001, ठीक है। तो ये इसके वाज्य गुणनखंड रहेंगे। तो मुझे इसके और इसके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी मुझे क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं तथा इनकी जांच कीजिए कि, इनकी जांच भी करनी है मुझे। क्या जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के। मुझे ये भी निकालना है, यानी ये भी मुझे इसमें बताना है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, पहला पार्ट है मेरा 26 और यानी 26 और 91, सेकंड है मेरा 510 और 92, और थर्ड पार्ट है मेरा 336 यानी 336 और 54, ठीक है दोस्तों। तो मैं पहला क्वेश्चन कर देता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में जब हम सोल्व करेंगे तो पहले इसके भाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर इसके भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व किया था सेम वैसे ही। चलिए मैं 26 के निकाल लेता हूं, पहले मैं फर्स्ट पार्ट में सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। यानी मैंने फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर रहा हूं मैं 26 और 91। तो मैंने 26 को लिखा, इसके पहले मैं गुणनखंड कर लेता हूं, ठीक है। चलिए गुणनखंड में यहां पे कर लेता हूं 26, क्योंकि रफ काम होता है एक तरह से मेरे, अगर मैं इसको फेयर करना चाहता हूं फेयर में दिखा सकता हूं, बट नॉर्मली मेरा ये रफ होता है, ठीक है। चलिए 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 13 1 जा 13 यानी 13 एकम 13, ठीक है। तो इसके 26 के क्या आ गए, 26 के भाज्य गुणनखंड आ गए 2 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। 91, अब 91 के भी निकाल लेता हूं मैं। अब 91 7 एकम, क्योंकि 7 से ब्रेक होगा तो 7 एकम 7, कितना बचा 2 बचा और कितना हो गया 1, तो कितना हो गया 21, तो 7 किया 21 और 13 एकम 13। तो एक तरह से 91 के कितना हो गया 7 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, पहले एचसीएफ निकालना है और फिर एलसीएम निकालना है। तो मैं पहले एचसीएफ निकाल लेता हूं, इसलिए एचसीएफ किसका 26 और 91 इक्वल टू। अब एचसीएफ जब निकालते हैं तो कम से कम पार्ट लेते हैं, जो दोनों में कॉमन हो कम से कम, जो दोनों में कॉमन हो कम से कम हम उस पार्ट को रखते हैं एचसीएफ के अंदर, ठीक है। चलिए कम से कम क्या है 2 1 टाइम है, इसमें है नहीं है तो छोड़ देंगे इसको, क्योंकि दोनों में कॉमन भी देखना होता है ना। 13 इसमें है, इसमें भी है, इसमें 1 टाइम है, इसमें 1 टाइम है, तो कितना 13 लिख लेंगे। ये कंप्लीट हो गया। ये 7 1 टाइम है लेकिन इसमें नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना है 13। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम, अब एलसीएम के लिए दोनों में कॉमन हो या ना हो, अगर एक बार का होगा तो भी लिखेंगे, 10 बार का होगा तो भी लिखेंगे, लेकिन जो ज्यादा बार का होगा वो लिखना ही लिखना है मुझे, ठीक है ना। कॉमन नहीं लिखना है, जो दोनों में होगा कॉमन वो भी लिखना है, ठीक है। कैसे देख लीजिए ध्यान से, 2 1 टाइम है लेकिन यहां नहीं है फिर भी मैं इसे लिखूंगा, ठीक है। 13 1 टाइम है और इसमें भी 1 टाइम है तो लिखूंगा ही लिखूंगा इसे भी, ठीक है। 13 हो गया। 7 1 टाइम है बट इसमें नहीं है फिर भी इसको लिखूंगा यानी कितना आ गया 13 7 जा 91 और 91 2 जा 182 यानी 182, ठीक है। ये हो गया। अब उसने किया जांच,
उसने कहा है कि जांच भी कीजिए, मुझे एक क्वेश्चन और दिया उसने कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है, ये भी मुझे जांच में करना है। तो मैंने कहा तो जांच में क्या करना है कि दो संख्याओं गुणनफल इक्वल टू एलसीएम। दो संख्या क्या है मेरे, फर्स्ट पार्ट की अगर बात करो तो 26 और 91, क्या है 26 और 91, ठीक है। और एचसीएफ क्या है मेरा, एचसीएफ है मेरा 13 और एलसीएम क्या है मेरा 182। चलो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली क्योंकि मुझे जांच करनी है, मुझे दोनों साइड प्रूव करके दिखानी है। मल्टीप्लाई 91 है ना, दो संख्याओं का गुणनफल। तो 26 मल्टीप्लाई 91, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लेते हैं, चलो 1 6 जा 6 और 1 2 जा 2, 9 6 54, 5 और 9 दूनी 18 5 23, 6 6 3 और 2 आ गया 23 66, ठीक है। ये मेरा रफ काम था, मैंने है ना रफ काम कर लिया इसको छोटा सा। चलिए ऐसे मैं राइट हैंड साइड कर लेता हूं। राइट हैंड साइड में क्या है 13 मल्टीप्लाई 182, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 अठे 24 और 3 एकम 3 और 2 5, ठीक है। 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8 और 1 एकम 1, ठीक है। 6 4 2 6, 8 5 13 का 3 और हासिल का और एक ये 2, तो ये कितना आ गया 23 66 आ गया ये भी, ठीक है ना। दोनों साइड बराबर होगी तो ऐसे कहेंगे हम इति सिद्धम या हेंस प्रूव, ठीक है। तो इस तरह से हम जांच को भी कंप्लीट कराएंगे, हर एक क्वेश्चन में ये जांच कंप्लीट कराएंगे हम। सेम क्वेश्चन आप इसे भी करके देखें, इसे भी करके देखना दोस्तों, ठीक है ना। अगर कोई समस्या आए, कोई दिक्कत आए तो मुझे आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उसी क्वेश्चन को, उसी पार्ट को मैं दोबारा सोल्व करा के अलग से बता दूंगा मैं, ठीक है। किसी एक वीडियो में मैं ले लूंगा, नेक्स्ट जैसे आप मुझे बोलेंगे उससे नेक्स्ट वीडियो में ही तुरंत मैं इसको सोल्व करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो मुझे क्या करने हैं, इनके एलसीएम निकालने हैं और एचसीएफ निकालना है। पहले क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ इसने मुझे 12 15 और 21, 12 15 और 21 के मुझे क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेता हूं। तो 12 के क्या होंगे 2 दूनी 4 तिया 12, 15 के क्या होंगे 5 तिया 15, 21 के क्या होंगे 7 तिया 21, ठीक है। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, यानी इस छोटे से छोटा टुकड़े में तोड़ना ही उसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ऐसा नहीं कि आप यहां पे बोल दो कि 4 तिया 12, नहीं 4 भी टूटेगा अभी यहाँ पे ना, 4 क्या टूट जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। तो इसलिए छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही उसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं हम एचसीएफ, किस किस का 12 15 और 21। अब एचसीएफ के लिए मैंने बताया कि जो सारे पार्ट में जितने भी मुझे संख्याएं दी हुई हैं, सारी संख्याओं में जो कॉमन पार्ट होगा वो भी सबसे छोटी पावर का वो लिखा जाता है। देखिए 2 कितनी बार है 2 बार, यहां पे है नहीं है, यहां पे है नहीं है, तो छोड़ देंगे इसको, तो इसको नहीं लिखेंगे। चलिए क्या गया 3 कितनी बार है 1 बार, 3 कितनी बार है 1 बार, 3 कितनी बार है 1 बार, तो 1 बार का ही हम लेंगे। हो सकता है यहां पे 2 बार होता तो फिर भी 1 बार का ही लेते हैं, ठीक है ना। चलिए 5 1 बार है, यहां कहीं नहीं है, छोड़ देंगे। 7 भी 1 बार है, बाकी कोई नहीं है तो इसे भी छोड़ देंगे। तो क्या है इसका एचसीएम 3। अब एलसीएम
12, 15, 21। अब दो कितनी बार है? दो बार है, यहां नहीं है, फिर भी इसे दो बार के हुए हम लेंगे। ठीक है, तीन कितनी बार है? एक बार, यहां भी एक बार, यहां भी एक बार, तो एक बार का लेंगे। ठीक है, अब फाइव कितनी बार है? एक बार है, बाकी में नहीं है, कोई बात नहीं, हम फिर भी लेंगे इसको भी। सेवन कितनी बार है? एक बार, फिर भी सेवन को भी हम लेंगे। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। टू टू जा फोर, फोर थ्री जा 12, 12 फाइव जा 16, मल्टीप्लाई 7 और 7 42, 420। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 420 आ गया। ठीक है, तो हमें ये दोनों चीज इसकी निकालनी है इस तरह। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन आया हो कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ इसने? सेकंड में दिया हुआ इसने मुझे कि 17, 23 और 29, मुझे इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, चलिए पहले 17 को ब्रेक कर लेता हूं मैं, तो 17 नहीं कटेगा, तो 17 का 17 ही आएगा। ऐसी 23 है, ये अपने आप में ही अभाज्य संख्याएं हैं, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये अपने आप में ही अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये कभी किसी से नहीं कटती हैं। ठीक है, अगर आप ब्रेक भी करोगे, काटने की कोशिश भी करोगे, तो पूरी पूरी किसी से भी संख्या से नहीं कटेंगी। ठीक है, चलिए, तो इसके ऐसे ऐसे जाएंगे, तो मैं एचसीएफ जब लिखूंगा, तो एचसीएफ क्या आएगा इसका? देखो, कॉमन पार्ट कुछ है नहीं है, तो क्या आएगा? खाली एक आएगा, क्योंकि सब में कॉमन पार्ट कुछ ना कुछ सिर्फ एक है। ठीक है ना, अगर मैं देखूं तो मल्टीप्लाई 1 कर सकता हूं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो ये 1 जो है, ये इसका एचसीएफ है। ठीक है, अब एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा? 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, और जो भी आएगा वो आप यहाँ पे आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। ऐसे ही जब इसे सोल्व करेंगे, तो 8 के टुकड़े होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 के टुकड़े होंगे, 3 3 जा 9, और 25 होंगे, 5 5 जा 15। ठीक है, ऐसे ही हो जाएंगे, तो इसके एचसीएफ और एलसीएम निकल जाएंगे। चलिए, कोशिश कीजिएगा दोस्तों, जब ना हो तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं इनको सोल्व करा दो दोबारा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 उसने मुझे दिया है कि एचसीएफ, यानी इन दो नंबर का जो एचसीएफ है वो कितना है? 9 है, यानी हल। तो और क्या दिया उसने मुझे? एलसीएम पूछा है कि इसका एलसीएम बताइए। तो इसमें एक तरह से अगर मैं देखूं, तो पहली संख्या, दोनों में से किसी एक को पहली संख्या मान लूं, तो मैंने 306 को पहली संख्या मान लिया, मैं इसे भी मान सकता हूं, कोई इशू नहीं है इसका। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी है? 657। ठीक है, और मुझे क्या दिया हुआ? एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 9। ठीक है, और क्या निकलवा रहा हो? एलसीएम निकलवा रहा है। ठीक है, एलसीएम के साथ उसने नंबर लिखा है, इट मींस कि जैसे यहाँ पे नंबर लिखते हैं, वही नंबर इसने ऐसे लिख के दिए हुए हैं। तो इनसे कंफ्यूज ना हो कि मैंने नहीं लिखे तो यहाँ पे लिखने, ऐसा कोई जरूर नहीं है कि नंबर लिखे। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पता लग जाएगा कि एचसीएफ या एलसीएम किसका है। ठीक है, चलिए, मैं एक चीज जानता हूं, क्या जानता हूं मैं? कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये होता है। चलिए, दो संख्याएं हैं, तो पहली संख्या क्या है मेरे पास? 306, दूसरी क्या है मेरे पास? 657। एलसीएम क्या है मेरे पास? नहीं, निकालना है मुझे। और एचसीएफ क्या दिया हुआ मुझे? 9। ठीक है, 9 इसके नीचे ले आऊं तो इसके बराबर में आ जाएगा सारा, यानी मैंने कहा एलसीएम इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाई 9। ठीक है, चलिए काटते हैं इसको। 3 3 3 जा 9, इसको भी काट दें। 3 1 जा 3, 0 ऐसे आ जाएगा, और 3 2 जा 6। ठीक है, चलिए
तो कितना आ गया ये 102 मल्टीप्लाई 657 और डिवाइड बाई 3, फिर 3 से काट दो इसे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 बचा 12 हो गया, और 3 4 जा 12, ठीक है ना। तो क्या बचा ये 34 मल्टीप्लाई 657, ठीक है। चलिए आगे लिख लेते हैं इसको। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने में लिख लेता हूं मैं 657 और 34, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 2 22, फिर 2 आ गया, 4 छिका 24, 25 और 1 26, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 2 गया, 3 पंजे 15 और 2 17, फिर 1 हो गया, और 3 6 18 और 1 19, यानी 8 3 6 दूनी 12 और 1 13, 13 10 और 2 12 का 2 का 1 और 2, यानी ये कितना आ गया मेरे पास 22 33 8, 22 33 और 8। जो इसका एचसीएफ होगा, सॉरी इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम होगा 22,338, ठीक है, ये इसका एलसीएम होगा, ठीक है। ये तो आज का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है, कल फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो क्या था इसने क्वेश्चन में, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या x6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। चलिए पता करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं 6 की पावर n को लिख लूंगा, और क्या लिख सकता हूं मैं, 6 को ब्रेक कर सकता हूं मैं कैसे, 2 मल्टीप्लाई 3, ये तो होगा, या मैं कह सकता हूं 2 की पावर n और 3 की पावर n, यही तो होगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा अब इसका, देखिए क्योंकि 6 की पावर n के 2 अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 हैं, यानी 2 गुणनखंड क्या थे इसके, 2 और 3 ही तो है इसके, अतः हम 6 की पावर n को 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इसके रूप में तो मैं, क्योंकि 5 तो इसमें है, तो इसके 5 के रूप में तो मैं लिखूंगा ही नहीं इसे। जब इसके रूप में मैं इसे लिख ही नहीं सकता, तो मैं क्या सकता हूं, अतः या मैं कहता हूं इसीलिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। यानी उसने ये तो पूछा कि 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, तो जब ये ही फॉर्म नहीं बन पाई, यानी 2 तो मुझे मिल गया लेकिन 5 नहीं मिला, अगर 5 भी मिल जाता तो मैं कह देता कि शून्य पर समाप्त हो सकती है, लेकिन जब नहीं मिला तो मैंने कहा शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। आई होप कि ये लैंग्वेज आपको समझ में आई है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं, और इस तरह के क्वेश्चंस आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में हर साल आया हुआ क्वेश्चन है इस तरह का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि चैनल स्टार्ट हो चुका है, क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है, सिलेबस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है, तो प्लीज चैनल पर जितने से जितने आप स्टूडेंट्स ला सकते हैं उतने से ज्यादा स्टूडेंट लेके आए, अपने दोस्तों को, अपने जो साथी हैं उनको, जो क्लासमेट है उनको, सबको शेयर कर दीजिए, ताकि कोई ना कोई इसको देखे और सीख ले। पैसा खर्च नहीं होता इस पे, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज की हमारी सेकंड क्लास है ये,
एक्सरसाइज 1.1 10th क्लास यानी प्राकृतिक संख्याएं पहला चैप्टर। तो उसका हमने 5 क्वेश्चन तक पहले कर लिए थे, तो आज हमारा 6 क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन में उसने क्या किया, उसने कहा कि व्याख्या कीजिए कि, क्या व्याख्या करनी है कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, यानी जो नंबर दिया हुआ है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5, क्या ये नंबर और ये नंबर भाज्य संख्याएं क्यों हैं, यानी ये भाज्य संख्या क्यों है और ये भाज्य संख्या क्यों है, हमें ये पता करना है। तो भाज्य संख्या होते हैं अगर 2 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक अगर गुणनखंड आते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये संख्या हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे देखिए पहला पार्ट देख लेते हैं। इसमें उसने कहा है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। ठीक है, यानी मैं क्या कर सकता हूं, 7 मल्टीप्लाई मैं दोनों में से 13 को बाहर निकाल लू कॉमन में, तो क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 11 और प्लस 1, क्योंकि 13 यहां से भी कॉमन आ गया बाहर और यहां से भी बाहर आ गया, तो यहां बचा 1। ठीक है, 13 11 7 जा 77, यानी 11 7 77 प्लस 1 13 गुना 78। ठीक है, एक जुड़ जाएगा इसमें, तो मैं कह सकता हूं 13 गुना, अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो क्या 2 से 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या कर लेते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं हम। तो 2 से अगर काटेंगे तो 2 3 जा और 2 9 जा। ठीक है, और 3 1 जा और 3 3 जा, तो क्या जाएगा, इसके अगर फैक्टर करते हैं हम तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। अब देखिए 3 या 3 से अधिक इसके गुणनखंड है ना, 3 या 3 से अधिक अगर गुणनखंड आते हैं तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या हमारी भाज्य संख्याएं हैं। अतः दी गई संख्या दी गई संख्या भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि दी गई संख्या के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है, यदि 3 से 3 अधिक गुणनखंड है, इसलिए क्या कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं कि ये संख्या हमारी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है मुझे, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। इट मीन्स मैं क्या कर सकता हूं, इसमें से देखो 5 यहां भी है और 5 यहां भी है, इन दोनों में से कॉमन ले लूं, तो कॉमन में मीन्स क्या होगा कि 5 यहां जाएगा और क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 1 की करेंगे तो सेम वही आएगा, तो 1 ना लिख के प्लस इसकी जगह 1 आ जाएगा। कैसे, कॉमन आ गया ना, जब कोई चीज कॉमन आ जाती है कहीं से बाहर ले लेते हैं तो उसकी जगह वो खत्म हो जाती है, उसकी जगह हम 1 लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए 5, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6 6 4 जा 24। ठीक है, मल्टीप्लाई 24 प्लस 1 5 7 6 42 मल्टीप्लाई 24 प्लस 1। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 दूनी 8 4 चौक 16 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 8 और 6 10 और 8 और 1 9 और 1 10। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई प्लस 1 यानी 5 ये कितना हो गया 1009, एक जुड़ जाएगा ना इसमें, यानी हम कह सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1009 मल्टीप्लाई 8। क्या हम एक लिख सकते हैं इसमें, मल्टीप्लाई लिख सकते हैं वैसे। ठीक है, लेकिन अगर
इसका कोई फैक्टर ही ना होता है, 5 भी ना होता और मैं इसकी मल्टीप्लाई 1 लिखता तो 2 होते ना इसके फैक्टर, तो हम कह सकते थे कि ये अभाज्य संख्या है। लेकिन अब क्या कहेंगे हम, इसके फैक्टर हो गए 3 या 3 से अधिक। तो मैंने कहा अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि दी गई संख्या के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हैं। और समझ में आई? आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया। इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको अगर आता है तो आप इस तरह से उसको सोल्व करके दिखाएंगे और रीजन बताएंगे कि भाज्य संख्या है तो क्यों है। ठीक है, अगर अभाज्य संख्या है तो क्यों है। समझ में आती है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उसने कहा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, कितना, सोनिया को लगे 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, किसमें, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। किसी में डायरेक्शन क्या है, दोनों की सेम है। ठीक है ना, तो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो पुनः उन्हें पूछा है कि कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कोई एक वृत्ताकार पथ है और उस पर मल्टीपल पर्सन दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, मैंने कहा कि यहाँ तो 2 का दिया है, अगर यहाँ 4, 6, 8 बच्चे भी होते, अगर वो एक वृत्ताकार पथ पर रनिंग करते सेम डायरेक्शन में, रखना सेम डायरेक्शन में, तो हम उसमें क्या निकालते हैं, उसमें एलसीएम निकालते हैं। हम उन सारों का एलसीएम निकाल लेंगे, जितना भी टाइम दिया हुआ है सबके अलग अलग का, है ना, फैक्टर करके उनका एलसीएम निकाल लेंगे और जो एलसीएम होगा वही उनका समय होगा जो वो प्रारंभिक स्थान पर आकर मिलेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए हमें क्या दिया हुआ है, सोनिया का समय यानी 18 मिनट। ठीक है ना, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो क्या होगा, 2 तिया 6 तिया 18। ठीक है, ऐसे ही मुझे क्या दिया है, 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, ये होंगे। अब इन दोनों का हम क्या निकालें, इसीलिए एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है, अब एलसीएम वो होता है जो दोनों में कॉमन पार्ट हो, जो दोनों में कॉमन पार्ट हो, सिर्फ वही पार्ट हो, तुम्हारा होता है एलसीएम। तो देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार, यहां पे कितनी बार है, 1 बार, तो कॉमन कितना है, 1 बार का। ठीक है, चलिए 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 1 बार, तो कॉमन कितनी बार का है, 1 बार का। इट मीन्स 6, इट मीन्स 6। तो उसका मतलब ये है कि 6 मिनट बाद ये पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर आकर मिलेंगे। तो हम लिखते हैं अतः सोनिया व रवि 6 मिनट बाद, 6 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर आकर मिलेंगे। ठीक है, अगर 4-6 बच्चे भी होते तो हम सबका एलसीएम अलग अलग निकाल लेते, है ना, और निकालने के बाद अब इस तरह से इसको सोल्व करते। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट है पर्सनालिटी 1.2। तो उसका पहला क्वेश्चन, पहला उदाहरण जो हमारा है, उसने कहा है कि क्या रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वो यहां क्या कह सकता है, मैं बता देता हूं आपको। वो रूट 3 कह सकता है, रूट 2 कह सकता है, रूट 5 कह सकता है, रूट 7 कह सकता है, रूट 11, वो यहां कुछ भी दे सकता है आपको। इवन कोई भी ऐसी संख्या दे सकता है जो रूट से बाहर ना आए। तो कोई भी ऐसी संख्या वो दे देगा हमें। ठीक है, और वो कहेगा कि क्या ये हमारी अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आया है, हर बार आता है, और 5 से 7, 8, 9 नंबर में भी आ जाता है, जैसे आता है। तो मैक्सिमम नंबर में ही आता है, तो मैं 5 नंबर में तो ये आता ही है क्वेश्चन।
तो 5 मार्क्स ये आपके सेव हो जाते हैं अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। कैसे, देखिए बताता हूं। इसने कहा है कि क्या √3 एक अपरिमेय संख्या है। मैं मान लेता हूं, मान लिया हल में, तो हल किया हमने, मैंने कहा माना, या मान लीजिए √3 एक परिमेय संख्या है। मैंने मान लिया कि क्या √3 एक परिमेय संख्या है, मैंने मान लिया इसको कि अपरिमेय की जगह मैंने ये परिमेय मान लिया, अपने आप में मान लिया कि काल्पनिक कर लिया कि भैया ये तो अपरिमेय बोल रहा है, लेकिन मैं इसको परिमेय मान लेता हूं, तो देखता हूं क्या आता है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या होता है तो परिमेय इट मीन्स क्या होता है, a/b की फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहीं पे कहा कि अगर ये परिमेय है तो मैंने कहा कि √3, इसीलिए √3 इक्वल टू a/b होगा। ठीक है, इट मीन्स b √3b इक्वल टू a होगा। ठीक है, मैंने कहा दोनों पक्षों का, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूं। इट मीन्स क्या आ जाएगा, जब 3 का √3b का स्क्वायर और a का स्क्वायर, जब √3 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स मैंने कहा ये समीकरण फर्स्ट है, मैंने कहा समीकरण फर्स्ट है। अब देखिए, अगर यहां आप ये देख रहे हैं कि इसका मल्टीप्लाई क्या है, 3 है, तो अगर 3 यहां है तो मैं क्या देख रहा हूं कि 3 से, यानी b² इक्वल टू a²/3, कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी a² जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे यही बात हो रही है ना, क्योंकि अगर b² इक्वल टू, अगर ये परिमेय संख्या है तो इट मीन्स ये इससे डिवाइड है ही, अगर ये इससे डिवाइड है तो मैं कह सकता हूं चूंकि a² 3 से विभाजित है ना, यहां पे देख रहा ना, a² 3 से विभाजित है, इसीलिए तो क्या होगा, a भी a3 से a3 से विभाजित होगा। भाई यहां पे साफ साफ दिख रहा है, अगर 3 से a² विभाजित है तो a भी तो विभाजित होगा, यानी कहीं ना कहीं इसका जो फैक्टर आएगा, कहीं ना कहीं इसका जो गुणनखंड आएगा वो 3 आएगा, जिससे वो डिवाइड होकर बचेगा आंसर। तो मैंने अब यहाँ पे मुझे क्लियर हो गया कि भाई ये a, अगर a² भी डिवाइड है तो a भी डिवाइड होगा ही होगा, सीधी सी बात है भाई। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि a² 3 से विभाजित है और a 3 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो अब मैंने मान लिया, माना, अब क्या मान लिया मैंने मान लिया जो ये विभाजित होके आ रहा है यहाँ पे, जो यहाँ पे विभाजित होके आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो a² अगर कुछ होगा तो a² जो होगा वो कहीं ना कहीं 3c, यानी c मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू मान ली, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है मेरी, है ना, यानी तो मैंने कहा वो 3 के मल्टीपल में तो होगा, अगर 3 से डिवाइड हो जाए 3 के मल्टीपल में तो होगा, तो मैंने कहा a² इक्वल टू 3c कह दिया मैंने यहाँ पे, तो मान लिया मैंने यहाँ पे, मैंने माना a² इक्वल टू 3c, मान लिया, क्योंकि डिवाइड होगा यहाँ पे, तो डिवाइड होगा तो इसमें कुछ ना कुछ तो आएगा ही, चलो मैंने c मान लिया। ठीक है, तो मैंने कहा a² का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैंने a² का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 कहां है, ये रही। ठीक है, चलिए a² इक्वल टू 3c, वैल्यू रख देता हूं मैं, क्या है, 3b² इक्वल टू a² की जगह क्या जाएगा, 3c², तो 3c² ये आ जाएगा, 3b² इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 और c का स्क्वायर
सी स्क्वायर। ठीक है, यानी 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 3 सी स्क्वायर, या मैं कह सकता हूं यहाँ पे सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 3 कह सकता हूं मैं ये। ठीक है, इट मीन्स मैं यहां कह सकता हूं चूंकि चूंकि अब बी स्क्वायर भी क्या है, 3 से डिवाइड है, सेम लैंग्वेज कि ए स्क्वायर जब 3 से विभाजित था तो ए भी 3 से विभाजित है होगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पे अगर हम क्या क्या कहेंगे यहां पे, बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसीलिए बी भी या बी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। जब ये दोनों विभाजित होंगे, आप देखो मैंने क्या कहा यहाँ पे, ए यानी बी स्क्वायर भी 3 से विभाजित है, यानी बी भी 3 से विभाजित है, या और ए भी 3 से विभाजित है, तो दोनों का जो गुणनखंड हुआ, कॉमन गुणनखंड क्या हुआ, 3। ठीक है, दोनों का गुणनखंड क्या हुआ, 3। तो हम क्या कहेंगे, अतः हम कह सकते हैं अतः 3 ए और बी का उभयनिष्ठ है। भाई दोनों में कॉमन है, यानी 3 इसमें भी कॉमन था, ए में भी और बी में भी कॉमन था, मैंने प्रूव कर लिया ना यहाँ पे। भाई यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अगर ये कॉमन है, दोनों में ही कॉमन है, तो हम कहेंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर दोनों में कॉमन आ जाता है तो हम कहेंगे √3 परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब इसी तरह के क्वेश्चंस में देखिए, क्वेश्चन आयोग समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार पीछे वीडियो दोबारा से करके दोबारा से आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, मैं दोबारा फिर एक बार छोटी सी चीज बता देता हूं, इसकी जगह √3 की जगह वो क्या क्या दे सकता है, √2 भी दे सकता है, √5 दे देगा, 7 दे देगा, 11 दे देगा, या 13 दे देगा, या 17 दे देगा, कोई भी ऐसा नंबर दे देगा जो हमारा, ठीक है, तो अब जो रूट से बाहर ना निकल सके, कुछ भी ऐसी वैल्यू में दे देगा और वो कहेगा कि भैया ये नंबर क्या अपरिमेय संख्या है, तो हमें उसका उल्टा मानना है कि क्या ये, मैंने मान लिया कि ये संख्या मेरी परिमेय है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको करके लेके आऊंगा। सबका प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ नंबर चेंज हो जाएगा। सपोज कीजिए वो यहां पे मेरे से कह देता है कि √2 एक परिमेय, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे चेंज कर दूंगा सब जगह, बस यही मुझे चेंज करना है, बाकी कोई चेंज नहीं करूंगा मैं। ठीक है, अगर वो मुझे ये कह देगा, ठीक है, हर जगह सिर्फ ये चेंज करता हूँ, बाकी लैंग्वेज वही रहेगी, तो 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यानी यही चेंज मुझे करके आना है, सिर्फ बाकी लैंग्वेज पूरी रहेगी, यही चीज मेरा चेंज हो जाएगा सब जगह। ठीक है, कुछ इस तरह से ही 3 जब 2 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी यहाँ पे भी 2 आएगा, और जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, यानी सब जगह चेंज सिर्फ वही नंबर होगा, बाकी सब जगह हट जाएगा बाकी। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव करनी है, तो वो प्रूव कर दी मैंने, यानी इसकी जगह चेंज हो जाएगा, लैंग्वेज सेम यही रहेगी। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आपके 5 नंबर सेव हो जाते हैं अगर ये क्वेश्चन आपका समझ में आता है। ठीक है, अगला उदाहरण है हमारा, उसने कहा है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो मुझे ये बताना है क्या ये एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, इसका तरीका थोड़ा सा अलग है, सिर्फ 2 तरीके क्वेश्चन है, एक तो मैंने पहले भी एग्जांपल किया था, एक तो वो एक कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इन 2 तरह के क्वेश्चंस को ही हम सोल्व करते हैं बस। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या कहा इसने। मैंने कहा माना, अब हम हल कर रहे हैं, तो मैंने मान लिया कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, मैंने इसको परिमेय संख्या मान लिया। ठीक है, अब जब मैंने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं 5 माइनस √3 इक्वल टू a अपॉन बी।
ठीक है, क्योंकि परिमेय होगा तो ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जाएगा वो। ठीक है, यानी मैंने इसको क्या कहा, -√3 इक्वल टू, या मैं √3 को इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, यानी 5 माइनस ए अपॉन बी, और ये इधर जाके प्लस की हो जाएगी √3। ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर से इस तरफ आएगा, जो बराबर से इस तरफ आता है वो माइनस का हो जाता है। तो मैंने कहा, और ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने कहा √3 इक्वल टू ए 5 माइनस ए अपॉन बी। अच्छा, ये तो मेरा मुझे साफ साफ दिख रहा है, ये मेरा परिमेय नंबर है, यानी संख्या जो परिमेय संख्या है, और ये मेरी अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है, तो आप भी जानते हैं। तो मैंने कहा चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा 5 माइनस ए अपॉन बी एक परिमेय संख्या है। भाई, ये एक अपरिमेय है, ये एक अपरिमेय है, और ये वाली परिमेय है। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, क्योंकि ये परिमेय है और ये अपरिमेय। जब यही नहीं हो सकता तो हमने जो माना है परिमेय को अलग फंडा, जो हमने माना था कि परिमेय मान लिया हमने, तो ये तो हमारा गलत हो गया। इसीलिए अतः या इसीलिए रूट 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, जब ये दोनों बराबर ही नहीं हो सकते तो हम क्या कह सकते हैं? अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ना हमारी लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है ही नहीं। जब दोनों बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे? उसको अपरिमेय ही कहेंगे। अगर ये दोनों बराबर ही रहती तो हम आगे प्रोसेस करते, ठीक है ना। अगर नहीं हुई तो हम इसको करेंगे। तो इसकी जगह आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, 5 दे देगा, 7 दे देगा, √3 दे देगा, 2 दे देगा, 5 दे देगा, कुछ और ले लेगा। तो ऐसे बहुत सारे नंबर चेंज होके मिलेंगे। दो तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है ना। एक पहला तरीका मैंने बताया था, एक तरीका ये मैंने बताया है। ठीक है, चलिए उदाहरण 7, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम मुझे वो भी दिए दर्शाना है, तो कैसे करेंगे? माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। मैंने ये मान लिया, चलिए मान लिया, तो मैं क्या कह सकता हूं? मैंने कहा 3√2 इक्वल टू ए अपॉन बी, यानी मैं यहां क्या कह सकता हूं? √2 इक्वल टू ए अपॉन 3b, ये कह सकता हूं मैं। ठीक है, मैंने कहा समीकरण 1, मैंने कहा समीकरण 1। अब देखिए होगा क्या कि ए अपॉन बी एक परिमेय संख्या के अकॉर्डिंग आया था मेरा, लेकिन अब इसके नीचे क्या गया? मल्टीपल में 3 हो गया है। मल्टीपल में 3 हो गया, इट मीन मैं कह सकता हूं ये भी एक, ये जो टोटल है इसको मिलाकर, यानी मैंने कहा कि ए अपॉन 3b जो है एक मेरा परिमेय होगा। ठीक है, ये तो परिमेय होगा, बट इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में जो है √2, ये मेरा परिमेय संख्या नहीं है। ये मेरा क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं चूंकि ए अपॉन 3b एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी ये अगर मेरी परिमेय है तो ये मेरी अपरिमेय है। इट मीन्स मैं कह देता हूं अतः या इसीलिए √3√2 एक अपरिमेय
संख्या होगी, क्योंकि या तो ये दोनों बराबर हैं, ये भी परिमेय आती तो ये भी परिमेय आती, तो हम आगे सोल्व करते हैं। लेकिन मैं यही देख पा रहा हूं ये दोनों परिमेय है ही नहीं, मेरा मानने के अकॉर्डिंग में मैंने देखा तो इसमें मल्टीपल में 3 आ गया, अगर नहीं आता 3 तो मैं आगे प्रोसेस करता, लेकिन मल्टीप्लाई में ही इसके डिवाइड में देखूंगा मैं तो 3 का फैक्टर तो ऑलरेडी चलेगा फिर इसके साथ, यानी 3 से भी डिवाइड रहेगा ये सारा, जो ये बी जो है 3 से भी डिवाइड होगा, 2 से तो होगा ही होगा, 3 से भी इसमें फैक्टर आएगा, लेकिन जब ऑलरेडी आएगा ही नहीं, कैसे देखो इसने कहा कि √2 इक्वल टू a/3b, मैंने कहा कि इसका जो फैक्टर आएगा, कॉमन फैक्टर जो इन दोनों में रहेगा वो 2 रहेगा, बट 3 कहां से आ गया, अब 3 भी तो इससे डिवाइड होना चाहिए, लेकिन 3 अगर डिवाइड ही नहीं होगा तो कैसे, तो मैंने कहा ये तो परिमेय होगा बट ये नहीं होगा, ये अपरिमेय आएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए पहले एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन, उसने कहा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसने कहा है √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो मैं इसको मान लेता हूं कि क्या कि √5 एक परिमेय संख्या है, मैं उल्टा मान के तब सिद्ध करता हूं कि क्या ये परिमेय संख्या है। चलिए कैसे, देखिए हल, मैंने कहा माना √5 एक √5 एक परिमेय संख्या है, मान लिया, इसीलिए √5 इक्वल टू a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं फिर हम इसे, √5b इक्वल टू a। ठीक है, मैंने कहा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मैंने समीकरण 1 बोल दिया, और मैंने कहा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या जाएगा, √5b का स्क्वायर इक्वल टू a का, है ना। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा 5, यानी क्या जाएगा 5, और b का b स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, यानी मैं यहां से कह सकता हूं b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5 कह सकता हूं मैं। जब मैं ये कह सकता हूं तो मैं क्या कहूंगा यहां पे, चूंकि a स्क्वायर 5 से डिवाइड है, चूंकि a स्क्वायर 5 से विभाजित है, भाई 5 से विभाजित है, इसीलिए a भी किससे होगा, a 5 से विभाजित होगा। ठीक है भाई, इससे भी विभाजित होगा, इससे भी डिवाइड रहेगा 5 से भी। ठीक है, अगर ये इससे होगा तो मैंने कहा कि अगर होगा तो कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी यार, अगर कोई चीज डिवाइड होती है तो कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू बनेगी, कुछ तो आएगी इसकी, यानी 3 के 5 के मल्टीपल में कुछ तो आएगा, यानी मैंने कहा माना जो डिवाइड होगा, डिवाइड होके मैंने कहा कि a स्क्वायर जब डिवाइड होगा तो मैंने कहा कि ये 5c आ जाएगा। भाई 5 से जब ये डिवाइड आएगा तो मैंने कहा a स्क्वायर कुछ तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड होकर 5 के मल्टीपल में तो डिवाइड होगा, 5 के टेबल में तो आएगा कहीं ना कहीं, तो मैंने कहा कि 5 मल्टीप्लाई c, c एक कांस्टेंट वैल्यू है, 10 5 2 कुछ भी कह सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि a स्क्वायर, अब a स्क्वायर की वैल्यू कहां है, ये रहेगी, समीकरण एक इसको कहूंगा, तो मैंने कहा a स्क्वायर इक्वल टू 5 मैंने मान लिया, तो मैंने अब इसकी वैल्यू यहां पे रख दी, मैंने कहा तो 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर की जगह क्या रहेगा 5c, यानी 5c और इसका स्क्वायर, 5b स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 और c का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा तो क्या आएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, या मैं कह सकता हूं c स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, या मैं कह सकता हूं c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5 कह सकता हूं मैं ये। चलिए
अगर मैं ये कह सकता हूं तो मैं यहां मुझे एक लाइन और चूंकि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए बी भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। ठीक है भाई, इससे भी विभाजित होगा 5 से भी, चूंकि अब चूंकि क्या, अब चूंकि क्या है देखो, ए भी 5 के फैक्टर में आ गया और बी भी, इट मींस ये भी 5 से डिवाइड है और ये भी डिवाइड है, तो हम कह सकते हैं चूंकि 5 ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी दोनों का उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या होगी, एक परिमेय संख्या आ जाएगी, अपरिमेय संख्या आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने मुझसे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए फिर मैं वही रिवर्स, मैं इसको क्या मान लेता हूं, मैं इसको मान लेता हूं 3 + 2√5। मैंने कहा माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, मान लिया, इसीलिए 3 + 2√5 = a/b। ठीक है, या मैं यहां से कह सकता हूं 2√5 = a/b, और 3 इधर जाएगा तो माइनस का जाएगा, -3। या मैं यहां से कह सकता हूं 5 = a माइनस सॉरी a/b-3/2, ये कह सकता हूं मैं। या मैं और थोड़ा सा इसको सोल्व कर लूं और अच्छे से लिख लूं मैं इसे, तो मैं क्या करता हूं, इसका एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम लेके ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा a-3b/2b। जब मैं इसको सोल्व करूंगा, कैसे सोल्व करके मैं यहां दिखा देता हूं, a/b-3/2। तो पहले मैं इसको सोल्व करूंगा, इसका एलसीएम क्या जाएगा b। ठीक है, तो b आ जाएगा, तो इसके फैक्टर मुझे क्या है 1, इसको इससे काटेंगे तो क्या बचेगा b, सॉरी a खाली बचेगा, -1 से काटा तो क्या होता है b की मल्टीप्लाई ऊपर जाते हैं 3b, नीचे 2 है, तो जब 2 है, इसके भी 2 फैक्टर हैं तो इसके भी 2 ही कर दो, यानी इसके भी है ना, इसके भी 2 पार्ट है, इसके भी 2 पार्ट कर दो, अंश और हर में तोड़ दो, अंश और हर में तोड़ दो। ठीक है, तो अंश और हर की, और यहाँ पे यानी बीच बीच की गुना और बाहर बाहर की गुना कर देते हैं फिर हम, तो 1 की जब इसमें होगा तो क्या आएगा a-3b, और यहाँ पे आएगा 2b, सेम देखो यही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब मैं कह सकता हूं ये एक सोल पार्ट है, यानी इसमें कोई भी ऐसा पार्ट मुझे नहीं दिख रहा है जो मेरा अपरिमेय हो, बट मैं कह सकता हूं कि जो √5 है वो मेरा एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दिख रहा है मुझे साफ साफ, क्योंकि मैं जानता भी हूं कि यह अपरिमेय होती है, तो मैं कहता हूं चूंकि a-3b/2b एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई ये परिमेय है, ये परिमेय, दोनों लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर हो ही नहीं सकती, ये बराबर है तुम आगे चलूं, जब बराबर ही नहीं है तो मैं कैसे आगे चलूं, तो मैं कहता हूं अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय
संख्या है। ठीक है, आई पी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो दोस्तों इसी तरह से आपको सोल्व करना है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो उसने बताना है कि ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या है। चलिए मैं फर्स्ट पार्ट को कर लेता हूं पहले। 1/√2 मैंने कहा हल। फर्स्ट को मान लेता हूं, मैंने माना कि ये संख्या मेरी क्या है, उल्टा मान लेता हूं। अपरिमेय सिद्ध करना, मैंने इसको परिमेय मान लिया। मैंने कहा माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इट मीन्स 1/2√=a/b लिख सकता हूं इस फॉर्म में। ठीक है, यानी मैं अगर इसका थोड़ा सा डाइवर्ट कर दूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकती है इसकी, यानी क्या हो जाएगा ये b=√2a हो जाएगा भाई, हो जाएगा, हो जाएगा सीधा सीधा ये। तो यानी a इसके नीचे आ जाएगा, यानी मैं कह सकता हूं √2=b/a। इसका उल्टा हो गया एक तरह से। ठीक है, मैं अगर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, चलिए कर देते हैं स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, b/a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्यों लाइन मैं लिख सकता हूं √2a=b। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं, देखिए मैंने कहा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी √2a=b। अब दोनों का वर्ग कर दिया तो क्या जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा और यहां पर b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा a²=b²/2। ठीक है, हो गया ये। अब क्या देखो यहां पे क्या दिख रहा है, b² 2 से डिवाइड है नहीं है, b² 2 से डिवाइड है नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पे, क्योंकि b² 2 से विभाजित है। जब b² 2 से विभाजित होगा तो हम क्या कहेंगे, है ना, तो हम क्या कहेंगे, इसीलिए b 2 से विभाजित होगा। दिख रहा है मुझे साफ साफ भाई, यहाँ पे कैसे के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है। तो मैंने कहा माना, अब तो विभाजित होकर आएगा, मैंने कहा कि कुछ तो विभाजित होगा, मैं 2 से विभाजित होगा तो 2 के मल्टीपल में तो होगा। मैंने कहा 2 4, यानी 2 के मल्टीपल में कुछ तो होगा, कि मैंने कहा 2 के मल्टीपल में तो 1 होगा या 2 के मल्टीपल में 2 होगा, कुछ तो होगा, यानी कांस्टेंट वैल्यू तो आएगी यहाँ पे, तो वो कांस्टेंट। मैंने कहा b=2c, मैंने कहा b=2c, तो 2c की वैल्यू के लिए किस में रख दूं, समीकरण 1 में। ठीक है, तो क्या कर लेता हूं यहां पे, देखिए तो इसकी वैल्यू जब इसमें रखूंगा तो क्या आएगा, 2a²=b और b की जगह क्या रखूंगा, 2c², 2 और इसका स्क्वायर, तो 2a² 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c², 2 से 2 कटेगा तो क्या आएगा, a² 2 c², या मैं कह सकता हूं c² a²/2, यानी 2 से a भी डिवाइड हो रहा है, तो मैं कहता हूं चूंकि a² 2 से विभाजित है, इसीलिए a किससे होगा, 2 से विभाजित
होगा। जब ये सब दोनों एक दूसरे से विभाजित हो गए भाई, ए स्क्वायर भी हो गया और बी स्क्वायर भी हो गया, यानी ए भी हो गया और बी भी 2 से विभाजित हो गया, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आया, चूंकि, अतः, चूंकि, चूंकि 2a और b का उभनिष्ठ गुणनखंड है। भाई दो, टू जो है ए और बी दोनों का अतः है, अतः हम कह सकते हैं 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब सेकंड पार्ट को मान लेते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, मान लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यानी 7√5 इक्वल टू ए अपॉन बी या √5 इक्वल टू ए अपॉन 7b। अब देखो यही पे कंडीशन खराब हो गई यार, ये इन दोनों में कॉमन तो आएगा 5, लेकिन मल्टीपल में इसे 7 भी तो आ गया ये। अब 7 क्या करेगा, गड़बड़ करेगा, तो हम यही कहते हैं चूंकि a अपॉन 7b एक परिमेय संख्या, ये तो एक परिमेय संख्या है ना, लेकिन √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय। अब एक परिमेय है एक अपरिमेय, लेकिन बीच में क्या है, इक्वल का साइन है। इट मींस ये चीज हमारी दोनों गड़बड़ हो गई भाई, परिमेय और अपरिमेय बराबर तो हो ही नहीं सकती, तो हम क्या कहते हैं, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आई आपको। चलिए इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है 6 प्लस, अब इसको भी मैंने क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या है, मैंने इसको परिमेय मान लिया। इट मीन 6 प्लस इक्वल टू ए अपॉन बी जाएगा, या मैं कह सकता हूं √2 इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 6 प्लस, बराबर किस तरफ जाएगा, तो माइनस का चिन्ह, उसका साइन चेंज हो जाता है, जो चिन्ह होता है ना, जो प्लस या माइनस का होता है वो चेंज हो जाता है उसका। ठीक है, इट मीन्स √2 इक्वल टू, अब यहां पे क्या होगा, बी एलसीएम लेके तो a माइनस 6b हो जाएगा। अब देखो ये परिमेय है और ये परिमेय, फिर वही कंडीशन फंस गई, तो मैं वही कहूंगा चूंकि a माइनस 6b अपॉन b एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। भाई ये अपरिमेय संख्या अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही क्या हुआ, सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ, तो सब में क्या करना है, यही सिद्ध करना था हमें। मैंने इसका भी कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मेरा चैप्टर समाप्त होता है, प्राकृतिक संख्याएं, पहला चैप्टर गणित का आपका कंप्लीट होता है। और दोस्तों आई होप कि आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिली होगी इसमें। जब सीखने को मिली है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना दोस्तों। अगर कुछ भी आपको मिला है
तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सब्सक्राइब के साथ साथ दोस्तों को शेयर भी कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को वॉच कर सकें। थैंक यू।